Assalamu alaikum students. Today is our first lecture about CSS Political Science. अगर हम इसके सिलेबस को पेपर वन के सिलेबस को डिकोड करें तो हमें इस चीज़ का पता चलता है कि इसके फर्स्ट पोर्शन के अंदर हमारे पास फ़िलासफ़र्स हैं जिसमें मुस्लिम फ़िलासफ़र्स आते हैं और वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स आते हैं और इसके अंदर से 50 नंबर का एक पोर्शन बनता है, उसको आपने अटैम्प्ट करना होता है। तो अगर हम पहले पोर्शन को देखें तो हमें इस चीज़ का पता चलता है कि वहाँ पे पॉलिटिकल हमारे पास वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट है, उसके अंदर हमने प्लाटो को, अरिस्टोटल को और इस तरह से मैकावली हो गया और होब्स हो गया, लॉक हो गया, इस तरह से हमने तकरीबन 20+ फ़िलासफ़र्स को पढ़ना होता है। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो प्लाटो के अबाउट है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2017 के पेपर में इसकी आइडियल स्टेट के कंसेप्ट के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा इसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस और इसके जो दीगर थ्योरीज हैं उनके बारे में भी पेपर्स में रिपीटेडली पूछा जाता है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर। तो आज हम इसकी आइडियल स्टेट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से प्लाटो ने जो है अपनी इस थ्योरी को डेवलप करने की कोशिश की। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन में बात करें तो फ़िलासफ़र जो प्लाटो है ये 427 BC के अंदर पैदा हुआ और 347 BC में इनकी डेथ हुई। तो अगर हम इनकी लिटरेरी या इनकी जो खिदमात है उसको देखा जाए तो सबसे पहले पता चलता है कि उन्होंने एक एकेडमी उसकी इनकी एकेडमी का नाम भी दी एकेडमी था, उन्होंने 386 में उसमें बनाया और उसको उसके अंदर ये डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ या हम कह सकते हैं जी कि अपने जो आइडियाज़ हैं अबाउट मोनार्की या अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस वगैरह को डिफेंड करने के लिए इन्होंने दी एकेडमी की बुनियाद रखी। इसके अलावा इन्होंने जो 3 बुक्स लिखी हैं उसमें स्टेट्समैन है, लॉज है एंड रिपब्लिक है और उन्होंने अपनी इन किताबों के अंदर एक आइडियल ग्रीक सिटी स्टेट का कंसेप्ट दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अरिस्टोटल ने अपनी फ़िलासफ़ी वो किस चीज़ों से इम्प्रेस था और किन चीज़ों पे उसको इश्यूज़ थे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमें इस चीज़ का पता चलता है कि जी तब 2 इमर्जिंग फोर्सेस थी, एक एथन थी और एक स्पार्टन थी। एथन्स जो है वो अरिस्टोटल वहाँ से बिलोंग करता था और वो डेमोक्रेटिक थी, जबकि स्पार्टन जो थे इनकी अपोजिंग फोर्स थी और वो डेमोक्रेटिक फोर्स नहीं थी। तो जब इनके दरमियान जंग हुई तो अरिस्टोटल ने देखा कि एथन्स जो है वो उनकी डेमोक्रेसी हार गई है और स्पार्टन्स की ओलिगार्ची जो है वो जीत गई है। तो इसलिए उसको डेमोक्रेसी के कंसेप्ट से और डेमोक्रेसी के नॉर्म से नफ़रत होना शुरू हो गई। तो इसलिए उसने अपनी स्टेट के अंदर डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ बात की है। सेकेंडली जब हमारे पास उनके जो हमें पता है कि जो प्लाटो हैं उनके जो टीचर हैं वो सोक्रेट्स हैं और सोक्रेट्स को जो है ना उनके अपने ही ग्रीक्स लोगों ने उनको उनकी जो है ना एथनियंस ने उनको जो है उनकी डेथ के बायस बने। इसलिए जो है सोक्रेट्स जो है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के ख़िलाफ़ इसलिए भी था क्योंकि वो अपने जो अपना टीचर है अरिस्टोटल, सोक्रेट्स उसको फॉलो करता था और सोक्रेट्स जो है वो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ था। इसीलिए अरिस्टोटल भी डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ अपने उस टीचर को फॉलो करते हुए बोला। उसके बाद पेलोपोलिसियन वार जो मैं बताया है कि आप जो एथनियंस और स्पार्टन्स के दरमियान जो जंग हुई उसको हम पेलोपोलिसियन वार कहते हैं और वो वार जो है वो मैंने आपको बताया एथन्स जो है वो हार गए थे और जो है ना स्पार्टन्स वो वार जीत गए थे। इसीलिए जो है ना वो डेमोक्रेसी से उसको चीड़ होना शुरू हो गई। उसके बाद रूल ऑफ 30 टायरेंट्स आफ्टर दी ओलिगार्चिक रेवोल्यूशन फॉर 8 मंथ्स। उसके बाद जो है ना उसने क्या किया जी कि ही ट्रैवल्ड फॉर 12 ईयर्स इन इटली एंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय पाइथागोरस। इसके बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो पाइथागोरस से इन्फ्लुएंस है। जैसे हम आगे देखेंगे कि इसने कहा प्लाटो ने कहा कि जो एक आइडियल स्टेट है उसका जो साइज़ है वो 1040 पॉपुलेशन उसकी 1040 होनी चाहिए।
उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1040 होनी चाहिए। इसीलिए और ये जो कंसेप्ट है कि 1040 एज अ नंबर क्यों इसने चूज़ किया, वो यही वजह थी क्योंकि ये पाइथागोरस का एक कंसेप्ट है और इसमें इसका है कि ये ऐसा नंबर है जो कि अप टू द 10 सभी नंबर के साथ डिवाइड हो सकता है और 12 के साथ भी डिवाइड हो जाता है। और ये पाइथागोरस का कंसेप्ट था और उसको ये फेवरेट लगता था, इसीलिए ये अपने टीचर से इम्प्रेस हुआ और इसने जो है आइडियल स्टेट का जो आइडियल नंबर बताया वो 1040 बताया। इसके बाद हम आइडियल स्टेट को देखते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या था, ही वाज डिसइल्यूजन विद पॉलिटिक्स, क्योंकि वो एथेनियंस की डेमोक्रेसी के हार की वजह से बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता था, इसलिए उसने पॉलिटिक्स के साथ किनारा किया और उसने कहा कि जी एथेनियन डेमोक्रेसी के अंदर दो मेजर ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से इसको अबॉर्ड कर देना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। सबसे पहले उसने बताया कि जी यहाँ पे जो है ना इग्नोरेंट का रूल है, यहाँ पे ऐसे बंदे का रूल नहीं है कि जो पढ़ा लिखा हो, यहाँ पे इग्नोरेंट बंदा जो है वो रूल करता है। जबकि सेकेंडली उसने बताया कि पॉलिटिकल सेल्फिशनेस की जो पॉलिटिशियंस हैं एथेनियन के, उन्होंने एथेंस को बिट्रे किया है, जिसकी वजह से जो है ना जैसे आज हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल है कि पॉलिटिकल सेल्फिशनेस की वजह से जो है ना वो अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करते हैं, जिस वजह से जो स्टेट है उसका जो नुकसान हो रहा है। तो ही फाउंडेड दी अकेडमी एंड प्रूव दैट विर्चू इज़ नॉलेज, ये फेमस डिक्टम है जो कि एसोसिएट किया जाता है प्लाटो के साथ। तो प्लाटो कहता था कि विर्चू इज़ नॉलेज। अब हम आगे डिकोड करते हैं जी आइडियल स्टेट की कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले उसने कहा जी डिवीजन ऑफ पावर, उसने डिवाइड किया अपनी स्टेट को 3 लोगों के अंदर। 3 लोगों में उस इतना कहा कि जो है ना कोई भी आइडियल स्टेट है उसमें 3 तरह की क्लासेस होती हैं। एक जो क्लासेस होती हैं वो रूलिंग क्लास होती है कि फ़िलासफ़र किंग होता है, उसने अपने जो रूलर है उसको फ़िलासफ़र कहा। उसने कहा जो भी रूलर हो या तो वो फ़िलासफ़र हो या फ़िलासफ़र जो है वो रूलर बन जाए। तो उसने अपनी आइडियल स्टेट के अंदर 3 क्लासेस की। सबसे पहले उसने कहा जी एक रूलर होना चाहिए जो कि फ़िलासफ़र हो। सेकेंडली उसने कहा जी कि कुछ वर्किंग क्लास होनी चाहिए। और थर्डली उसने कहा जी कि कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो कि सिविल सर्विस को मेंटेन करें या वो मिलिट्री को मेंटेन करें। तो इस तरह से उसने डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड की। सेकेंडली जो उसका है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में उसने ये कहा कि लोगों के अंदर इननेटली 3 तरह के बिहेवियर होते हैं। या तो कोई बंदा रीज़न से मोटिवेटेड होता है, या उसमें कोई नेचुरल एपिटाइट होती है, या वो स्पिरिट से मोटिवेटेड होता है। जो बंदा रीज़न से मोटिवेटेड होगा वो विजडम उसके अंदर करैक्टरिस्टिक होगी, और जो इसके अंदर विजडम होगी सिर्फ वही इस चीज़ का हक रखता है कि वो फ़िलासफ़र किंग बन जाए। जबकि सेकंड जो उसने क्लास बताई उसमें उसने कहा कि एपिटाइट, कि कुछ लोग होते हैं उनमें नेचुरल एपिटाइट होती है, नेचुरल डिज़ायर होते हैं टू ओवरकम, उसमें कुछ नेचुरल डिज़ायर होते हैं कि वो ओवरकम कर सकते हैं ख़ास तरह की प्रॉब्लम्स को। फॉर एग्जांपल उसने कहा जी एपिटाइट जिसके अंदर होगा उसके अंदर डिज़ायर होगा, डिज़ायर जो होगा उसके अंदर कुछ करने की चाहत होगी, इसलिए वो एक अच्छा आर्टिसन बन सकता है। लास्टली उसने कहा स्पिरिट, तो स्पिरिट जब होगी किसी के अंदर तो उसने कहा जी स्पिरिचुअल बंदा जो होगा वो करेजफुल होगा और वो मिलिट्री में या ऑक्सिलरी को सर्व करने के काम आ सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आइडियल स्टेट के कुछ सैलिएंट फीचर्स में हम मज़ीद देखेंगे जी कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन एन आइडियल स्टेट। तो उन्होंने जब कहा कि कंसेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है, ये हम इसको आगे डिटेल में भी बनेंगे, यहाँ पे हम थॉरोली इसका एक जनरल बर्ड आई व्यू देख लेते हैं। तो उसने कहा जी कि जो भी सोसाइटी है वो बेस होनी चाहिए ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। अगर कोई सोसाइटी जस्टिस के प्रिंसिपल पे बेस नहीं करती तो वो राइटियसनेस नहीं हो सकती, वो नेक नहीं हो सकती, वो मॉरल और सोशल ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं कर सकती। तो जस्टिस जो था ना प्लाटो के लिए वो था कि एक ऐसा बॉन्ड है जो कि सोशल फैब्रिक को, जो कि सोसाइटी को आपस में बॉन्ड करके रखता है और उनको आपस में स्ट्रेंथन करता है, उनको एम्पावर करता है। जो सेकंड उसने बताया जी फ़िलासफ़र किंग, उसने कहा जी जो भी स्टेट होगी वो रन होगी एक फ़िलासफ़र किंग होगा जो कि ऑल पावरफुल होगा, उसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो प्लाटो ने कहा कि और वो जो किंग होगा वो फ़िलासफ़र ही होना चाहिए। यहाँ तो उसने कहा जी इधर किंग्स शुड बिकम फ़िलासफ़र्स और फ़िलासफ़र शुड बिकम किंग। लिहाजा ये चीज़ बाउंड थी इसकी आइडियल स्टेट के अंदर कि जो भी रूलर होगा, जो भी किंग होगा वो फ़िलासफ़र होना लाजमी है। उसके बाद उसने कुछ कंसेप्ट ऑफ कम्युनिज़म बताया। तो कम्युनिज़म बेसिकली क्या होता है कि कम्युनिज़म में आपके पास
कोई भी चीज़ है वो प्राइवेटली ओन नहीं होगी। अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो वो मेरी नहीं होगी, बल्कि वो स्टेट की प्रॉपर्टी होगी और स्टेट ही मुझे उसमें से रिसोर्सेज देगा और मैं उसको यूटिलाइज करूँगा। तो कंसेप्ट ऑफ कम्युनिज्म में अरिस्टोटल ने बताया कि जी कम्युनिज्म ऑफ फैमिली होनी चाहिए, कम्युनिज्म ऑफ वेल्थ एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। के अगर मेरी फैमिली है या फिलासफर की फैमिली, फिलासफर किंग की फैमिली है, तो उसकी जो फैमिली है वो उसको मतलब लिमिट कर दिया गया कि फ़िलासफ़र किंग को आज़ादी नहीं थी कि वो शादी कर सकता है, क्योंकि उस अरिस्टोटल का ये, प्लाटो का ये कंसेप्ट था कि जब कोई भी फ़िलासफ़र या जब कोई भी रूलर जब शादी करता है तो उसमें क्या होता है जी कि एक नेचुरल डिज़ायर पैदा हो जाता है अपने बच्चों के लिए, और वो जो जिस वजह से क्या कर सकता है कि जी वो अपने जो खिदमात हैं, जो अपनी उसकी सर्विसेज हैं वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। सेकेंडली उसने कहा जी कम्युनिज्म ऑफ वेल्थ होनी चाहिए कि जो भी फिलासफर किंग होगा उसकी कोई अपनी नेचुरल वेल्थ ना हो, बल्कि जो भी उसको चीज़ें रिक्वायर्ड हों वो उसको स्टेट प्रोवाइड करेंगी और स्टेट से ही वो प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो भी उसको स्टेट प्रोवाइड करेगी और किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। बिकॉज प्लाटो सोचता था कि जो फैमिली वेल्थ और प्रॉपर्टी वो इंसान को कमज़ोर बनाती है और उसमें कुछ ऐसे डिज़ायर्स पैदा करती है जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस अपनी जॉब जो है उस पर परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। नेक्स्ट उसने कहा जी सेंसरशिप ऑफ एजुकेशन। तो सेंसरशिप में ये है कि इसमें हम थ्योरी ऑफ एजुकेशन में भी नेक्स्ट चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो उसने कहा कि जी जो एजुकेशन है, जो हमारे पास मटेरियल होगा, जो लिटरेचर होगा, उसको सेंसर किया जाएगा, यानी जो चीज़ें अच्छी हैं उनको स्टेट जो है वो पढ़ाएगा अपने स्टूडेंट्स को, जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं उनके लिए उसने कहा कि जी ये चीज़ें जो हैं इनको सेंसर कर दिया जाएगा, इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पे जी उसने कहा जी म्यूचुअल एक्सचेंज सिस्टम। तो म्यूचुअल एक्सचेंज सिस्टम में ऐसा था कि जो स्टेट है हर प्रोफेशनल, वो जो हम कहते हैं जी बार्टर सिस्टम था, तो वो बार्टर सिस्टम इसके अंदर है कि हर प्रोफेशनल चीज़ें ग्रो करवाएगा, प्रोडक्शन करवाएगा और वो सेकंड बंदे को उससे जो चीज़ वो बार्टर सिस्टम के ज़रिए चीज़ एक्सचेंज करेगा। अगर मैं सपोज करें जी कि मैं एक इंडस्ट्रियल बंदा हूँ, मैं इंडस्ट्री ग्रो करवा रहा हूँ, तो कोई बंदा जो है वो अगर एग्रीकल्चर में काम कर रहा है तो मैं अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स उसको दूंगा, उसके रिटर्न में मैं अपने खाने पीने के लिए जो वेजिटेबल्स हैं या जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं उनसे लूँगा। उसके बाद हमारे पास उसके एजुकेशनल प्रोग्राम की बात आ जाती है। तो एजुकेशनल प्रोग्राम में उसने अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन को बताया कि उसने बाकायदा प्रोसेस बताई कि इतने फेजेस होंगे एजुकेशन के, इतने जो है वो सालों की एजुकेशन होगी, ये लिटरेचर पढ़ाया जाएगा वहाँ पे, और उसने एक बाकायदा पूरा सिस्टम जो है वो, हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी यही है, तो उसने पूरा सिस्टम जो है ना वो एजुकेशनल प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करवाया। हमारे पास जो 7th वाला पॉइंट है वो कल्टीवेशन ऑफ मॉरल्स है। उसने कहा जी कि इन्फेंट्स जो है ना, कोई भी बच्चा है वो, उसकी ये स्ट्रेटजी होती थी कि अगर किसी बच्चे को फ़िलासफ़र किंग बनाना या उसको मिलिट्री में भेजना, तो वो उसको अपनी वालदैन से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब वो सोसाइटी में मूव करेगा तो उसका जो मेंटल हॉरिजन है वो ब्रॉडन होगा, जिस वजह से जो है ना वो अपने एस्थेटिक्स को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करेगा, जिस वजह से वो एक अच्छा फ़िलासफ़र या अच्छा किंग साबित हो सकता है। उसके बाद मैंने कैटेगरीज इन स्टेट आपको बता दिया कि वो 3 कैटेगरीज हैं। सेकेंडली इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, ये एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है प्लाटो की थ्योरी का। प्लाटो ने, वो पहला फ़िलासफ़र था जिसने इक्वालिटी को मेंटेन किया। इससे पहले जो फ़िलासफ़र्स थे वो वुमेन को एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी नहीं समझते थे, लेकिन अरिस्टोटल ने कहा कि वुमेन एंड मैन दे हैव सेम कैपेबिलिटीज़ एंड दे शुड मूव इन द सोसाइटी विद इक्वल डिग्निटी। सो लिहाजा उसने इक्वालिटी की बात की और वुमेन को भी जो है ना सोशियो इकोनॉमिक डोमेन्स के अंदर शामिल किया। उसके बाद हमारे पास नॉन इंटरफेरेंस इन अदर मैटर्स के, अगर कोई मिलिट्री में काम कर रहा है तो वो सिर्फ उसका मकसद होगा कि वो मिलिट्री में काम करे और वो जो है ना किसी दूसरे की तरफ, या वो आर्टिसंस को डिस्टर्ब ना करे या वो सिविल सर्वेंट्स को डिस्टर्ब ना करे। लिहाजा जो नॉन इंटरफेरेंस इन अदर मैटर्स वो इस इम्प्लीमेंट के हक, इसको इम्प्लीमेंट करने में इस पॉलिसी के हक में था। आगे हमारे पास कुछ क्रिटिसिज्म है, क्रिटिकल एनालिसिस हैं जो कि हम ऑन द बेसिस ऑफ इस थ्योरी वो एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है जी, उसने कहा जी कि यहाँ पे हम जो है ना स्टेट और पीपल को मिक्स कर रहे हैं। उसने कहा जी दो ये रिजेम्बलेंस बता रहा है कि स्टेट और पीपल के अंदर वो जो है वो नेचुरल नहीं है और उसके अंदर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए हम उस पर एग्री नहीं हैं।
नेक्स्ट हमारे पास उसने की जी नो इंडिविजुअल कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी वुड मेक लाइफ कलरलेस। उसने कहा कि जी इंसान का एक नेचुरल डिज़ायर होता है कि उसके पास प्रॉपर्टी हो, अगर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती तो उससे क्या होगा कि उसको जो है ना एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील होगी, जिस वजह से वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कि अगर फ़िलासफ़र किंग है या अगर कोई मिलिट्री में काम कर रहा है तो जब तक वो मिलिट्री में है तो अगर वो फ़िलासफ़र है तो वो अपनी अगर नहीं बना सकता, लेकिन जब वो बाद में उसको रिक्वायर्ड हो तो वो उसके पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। लिहाजा उसने कहा जी कि जो आइडियल स्टेट है उसके अंदर ये कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। जो इनके क्रिटिक्स ने ये कहा कि जी वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी को अलाउ करना चाहिए। टेम्परेरी मैरिजेस कैन नॉट बी एग्रीड। नेक्स्ट हमारा है जी जो अरिस्टोटल ने कहा कि जी फ़िलासफ़र किंग की शादी नहीं होगी, लेकिन वो ओकेजनल मीटिंग उसकी किसी फीमेल के साथ करवाई जाएगी, लेकिन यानी वो टेम्परेरी मैरिजेस का कंसेप्ट था कि उसमें से जो बच्चे पैदा होंगे वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे। लिहाजा ये टेम्परेरी मैरिजेस का जो कंसेप्ट है अगर हम मॉडर्न स्टेट की बात करें तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा जी एंडेड रूल ऑफ लॉ बाय गिविंग फिलोसफर किंग एब्सोल्यूट पावर। के आगे हम देखेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, आइडियल स्टेट में कि जी फिलोसफर किंग को तमाम पावर्स हासिल हैं, कोई उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता और कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। लिहाजा किसी भी स्टेट के अंदर जब किसी इंडिविजुअल को एब्सोल्यूट पावर दी जाएगी तो वो एब्सोल्यूट करप्शन की तरफ मूव करेगा। लिहाजा ये जो उसका कंसेप्ट है कि जी जो किसी भी फ़िलासफ़र को जो है ना एब्सोल्यूट पावर है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। उसके बाद फ़िलासफ़र किंग को ही इसने कहा कि जी फ़िलासफ़र किंग है वो तमाम डिसीजन मेकिंग जो है वो करेगा और जो उसके अलावा कोई बंदा है वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। लिहाजा इसने एक सुपीरियर क्लास जो है ना उसको डेवलप किया कि जी फ़िलासफ़र किंग ही करेगा और जो बाकी क्लास है वर्किंग क्लास है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल नहीं होगी। लिहाजा उसने सुपीरियर क्लासेस को ही प्रमोट किया जो एक इनइक्वालिटी का बायस बना। जो हमारे पास 6 क्रिटिसिज्म है उसमें कहा जाता है जी कि निगलेक्टेड मैनी नीड्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। उसमें उसने मैंने बताया आपको कि जी उसने प्रॉपर्टी की जो बेसिक नीड है उसके ख़िलाफ़ बात की, उसने जो वेल्थ की बेसिक नीड है उसके ख़िलाफ़ बात की, इसी तरह से उसने जो मैरिजेस की बेसिक नीड है तो वो उसके ख़िलाफ़ बात की। और उसने पीछे हम देख लिया कि लोअर क्लास को निगलेक्ट किया। उसने कहा जी जो सुपीरियर क्लास है वही फ्रेंड्स ऑफ गॉड है। और उसके बाद कंसीडर करेक्टर एज मोर इम्पोर्टेंट दैन विजडम। और ये जो सारी थ्योरी है ये कॉन्ट्रेरी टू ह्यूमन नेचर है। और उसके बाद नो लॉज आर स्पोकन ऑफ इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। उसने बेसिकली कहा कि जो भी लॉज हैं वो बनाएगा फ़िलासफ़र किंग, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि इंस्टेड के वो फ़िलासफ़र किंग को ये सारे इख्तियारात देता, उसको चाहिए था कुछ ऐसे फंडामेंटल लॉज, ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बनाता जिसके ज़रिए कोई भी स्टेट है वो गवर्न की जा सकती थी। तो लिहाजा उसने इस तरह से नहीं किया, तो इस वजह से जो है ना इन ग्राउंड्स पे उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लाटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।